अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और इलेक्शन की सूरत हाल है, जो तमाशे लगे हुए हैं और जो रोज़ाना की एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं को देख के कुछ तजिया किया जा सकता है। स्पेशली आज दूसरा दिन है खदीजा शाह की रिहाई को और बहुत दिलचस्प फैसला है ज़मानत का, और फिर उसके बाद उनकी वालदा के एक इंटरव्यू आया है, उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। शहबाज शरीफ कराची में जीतने के लिए, इलेक्शन में कामयाबी के लिए मुत्तहदा से मुसलसल राब्ते में हैं, पहुँचे भी, आपने सुना होगा। मुत्तहदा लंदन क्या कर रही है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और कुछ दोस्तों ने लाहौर से, इस्लामाबाद से, कि पंजाब पे बड़ी तवज्जो रखो, वहाँ की हुकूमत पर जो रोटी की जगह रोड खाने के लिए देना चाहती है और रोड पे रोड बांट रही है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। कराची में फिर बिजली महंगी हो गई है और वो रज़ा हारून जो कभी MKM में होते थे, लंदन में खामोश बैठे हैं, और मुस्लिम लीग नून से जिनके मामला तय हो गए थे, जिसमें बाबर गौरी गवर्नर, तवील अरसे तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहने वाले इशरतुल आबाद, और ये सब जाने वाले थे, और फिर मामला कहीं किसी के कहने पर टूट गए, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। अब बाकी लोग साथ गए नहीं गए उसके बारे में नहीं पता, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। देखिए, ये खदीजा शाह जो है ना, सबसे पहले तो ज़िंदगी में ये याद रखें कि ये जो दौलतमंद लोग होते हैं, अशराफिया जिसे कहते हैं, तब्दीली इनके यहाँ से कभी नहीं आती। ये इनकलाब की जितनी कहानियाँ, किस्से हैं, ये गरीबों, मजदूरों, किसानों, क्लर्कों या जो आम जनता जिन्हें कहते हैं ना, उन्हीं की सफ़ों से आती है। हमारे यहाँ कभी आएगी नहीं आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है कि हज़ारों साल की एक ट्राइबल सोसाइटी, मज़हब की घुटन, सफोकेशन, ये सब मिला के ज़रा मुश्किल सा लगता है, मगर कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, कि सब्र का कोई एक पैमाना कहीं तो होगा ना। तो खदीजा शाह जब अरेस्ट हुई, पहली मरतबा मंजर पे आई, तो उस सब भी बड़ी शदीद हैरानी थी कि अरबों खरबों-पति पार्टी, फिर उसी फौज का हिस्सा है ख़ानदान उनका, नवासी हैं, जनरल आसिफ जंजुआ, साबिक आर्मी चीफ, 90s के, जो हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए थे, उनकी नवासी हैं। और सलमान शाह जो वज़ीर ख़जाना रहे हैं मेरे ख्याल में, उनकी बहू हैं, जो मेरे इल्म में है, जो मुझे याद पड़ता है, और बहुत बड़ा ब्रांड चलाती हैं बुटीक का। और कल मुझे किसी ने बताया कि बहुत अर्ली एज में, कि व्हेन शी वाज अराउंड 21-22 एंड देन एट दैट टाइम शी वाज स्टार्टेड दैट बिजनेस। तो बहुत अच्छी बात है। तो उनकी रिहाई जो हुई, पहले तो बड़ा सबने जोर लगाया था, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, सबके नाम आए थे कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर तरफ से उनकी सिफारिश की गई, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ा नहीं था उस वक्त। मगर उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि वो जल्दी छूट जाएंगी, उनको रखा हुआ है, वरना केस और कमज़ोर हो जाएंगे और मोरलिटी लोगों की गिरेगी कि देखें अशराफिया की बेटी को फ़ौरन छोड़ दिया। अब उस फैसले को बहुत दिलचस्प है, जो ज़मानत का फैसला है, कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। आप प्रोसिक्यूशन को देखें, इन्वेस्टिगेशन को देखें, और अदालत के किरदार को देखें, और रियासत के किरदार, सबको देखें। बड़े दिलचस्प सूरत हाल है ये कि आपने बिना किसी सबूत के 8 माह से ज़ायद जो है उसको अंदर रखा, और अभी भी जमानत देते हैं, खारिज नहीं करते। मतलब दिल को लगती है आपके ये? नहीं, ये सब बार्गेन हुई है, और ये बार्गेन कहीं एक जगह नहीं हो रही है। याद रखिएगा कि लंदन से पाकिस्तान तक और वाशिंगटन से लेकर जाने कहाँ तक खान साहब की रिहाई के लिए कुछ लॉबीज़ हैं, काम कर रही हैं, आपको पहले डिटेल बता चुका हूँ। और खान साहब को डील पे कोई इतराज़ नहीं है।
खाम साहब को एतराज़ तो कर ये होगा ना कि भाई इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि खान साहब कन्फ्यूज आदमी है। दर्जों बाद बताया लोग नाराज़ होते हैं कि खान साहब बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बड़ा ग्लैमर था, दुनिया में एक नाम था, पॉलिटिशियन नहीं थे, उन्हें धक्का दिया गया। तो ये उस रिहाई तक सारी बातें जाती हैं। तो उनकी वालदा के एक इंटरव्यू सामने आया खदीजा शाह की, जिसमें कहती हैं कि हमारे ख़ानदान को तो सियासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना खदीजा शाह का है, वो तो अपने दोस्तों के कहे में आकर वहाँ चली गई थी, उसका ना लेना है ना कोई देना है, और ना मुस्तकबिल में कोई हमारा सियासत का इरादा है। और आपने देखा कि खदीजा शाह ने कोई सनम जावेद की तरह पेपर भी नहीं भरे, कागजात नामजदगी जिनका दाखिल करना पीटीआई के मेम्बरान के लिए कार दारद है। ये इंसानी तारीख का मेरे ख्याल में पहला इलेक्शन होगा जिसमें बड़े फ़ख्र से बताया जा रहा है कि फलाना उम्मीदवार भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने में कामयाब हो गया। कितना मुश्किल काम है ये कि एक ऐसी रियासत जो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह जमहूरियत के खिलाफ खड़ी हुई है, उसमें दरार डालकर इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाना रिटर्निंग ऑफिसर के सामने और अपने कागजात जमा करा लेना। मगर साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें जमहूरियत चाहिए भी, क्योंकि दिखाने के लिए चाहिए, मगर उसमें वो लोग आएंगे जो उनका दिल चाहेगा। तो बहरहाल खातून ने पेपर भी जमा नहीं करवाए और उनकी जमानत भी हो गई। बिल्कुल ऐसी जमानत है जैसे साइफर केस में खान साहब की जमानत के साथ ही केस पर भी फैसला सुना दिया गया है। अब रिटर्निंग ऑफिसर खान साहब के जो फैसला महफूज हुआ है, कल परसों कब देगा उसका महफूज फैसला, कब सुनाएगा मुझे नहीं पता। मुझे लगता है खान साहब को इलेक्शन भी लड़ने देंगे कि आप चीज़ों को उनके मैनर में देखें। पूरे सिंध में जगह जगह जीडीए भी है, एमकेएम मुत्तहिदा भी है, एमकेएम लंदन भी है, पीटीआई को भी इजाज़त दे दी गई है। देखिए पिछले इलेक्शन में पीटीआई सिंध से कोई बहुत, जबकि बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं थी, और ऐसे ऐसे उम्मीदवार जिनको कोई जानता ही नहीं था बल्ले का निशान देखकर वोट पड़े, जबकि 2018 का इलेक्शन मुझ समझे सब समझते हैं रिग्ड थे, मगर सिंध में बड़ा नंबर लिया था वोट का। आज तो सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। तो ये जो 18वीं तरमीम है ना, इसको ख़त्म करवाने के लिए ये कारोबारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये अना, गैरत, शर्म, ज़िद, अक्खड़पन, इसकी तारीफ गरीबों में बहुत अलग होती है और अमीरों में बहुत अलग होती है, ताकतवर लोगों में बहुत अलग होती है। ये मफादात पे खड़ी होती है कि कहाँ कितनी शर्म करनी है और कितनी गैरत दिखानी है। तो 18वीं तरमीम जिसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि उसके हिस्से में अब कुछ नहीं आता, सूबे सब ले जाते हैं। पहले अपनी मर्जी से 18वीं तरमीम से पहले बांटा करती थी इस्टेब्लिशमेंट को, किसको कितना देना है, कितना रुलाना है, कितना हंसाना है। मगर 18वीं तरमीम जो आवाम की फलाह बहबूद, उसकी आज़ादियों, उसके हक़ खुद इरादियत कहना चाहिए, सबके हक़ में है, मगर इन सियासी पार्टियों ने भी उसे आवाम तक उसके फ़वाइद को पहुँचने नहीं दिया गया। तो इसलिए कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता कि वो हो या ना हो, हमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस्टेब्लिशमेंट जीते, सियासी पार्टियां जीते, वी डोंट केयर अबाउट इट। सही है ना? अगर आपको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, बल्दियाती निज़ाम तक देने को तैयार नहीं है, वो देते हैं तो उसे भी कंट्रोल देते हैं, रिमोट के साथ देते हैं। मैं उस पर दर्जनों प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें किसी की अक्सरियत तो नहीं नज़र आती, बहुत वाज़ेह है, और 18वीं तरमीम को रिवर्स करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मुस्लिम लीग नून फौजी जमात है, जब चाहो वोट की ले लो, जब चाहो वोट को इज्जत दे दो, जब चाहो काम को इज्जत दे दो, जब चाहो नवाज शरीफ को खाली इज्जत दे दो, बाकी सबको टका टोकरी कर दो। तो खासा वो अगर उनको रिलीफ मिल जाए, वो इलेक्शन में भी हिस्सा लें। फिर आपने अभी सुन लिया कि साइफर केस की समाअती रुकवा दी, जो ट्रायल हो रहा था ओपन कोर्ट के नाम पर जेल में, उसने बता दिया कि ओपन कोर्ट नहीं है। 11 जनवरी को जब छुट्टियां खत्म होंगी सुप्रीम कोर्ट की तो फिर लगेगा। 13 जनवरी तक स्क्रूटनी है, फाइनल होंगी, तो कोई भी फैसला आ सकता है ना। और नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी तोशा खाने की अगर हो जाती है, तो फिर बल्ले बिल्ले फिर तो
मफाद परस्तों का इलाका है ये पूरा, ये ताकतवर के साथ जाता है। अगर खान साहब वो इलेक्शन में नामजदगी उनके पेपर जो है ना कंटिन्यू करते हैं, वो काबिल कबूल हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं और उनकी ज़मानत भी हो जाती है, तो नवाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए एक ऐसा वक्ता पड़ने वाला है कि तारीख देखेगी कि गुज़िश्ता जो 2 साल में हुआ उसका बिल्कुल उलट होने जा रहा होगा। देखें, ये इस्टेब्लिशमेंट कोई बच्ची तो है नहीं। बाहर तो ये कहा जा रहा है ना कि जी आसिम जहां मुनीर को भी फारिग करेंगे और शाहिर शमशाद को भी करेंगे और फलाने को भी करेंगे और इसको फैसल नसीर को तो छोड़ेंगे नहीं और नदीम अंजुम को तो फांसी लटका देंगे। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यही लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर ये हम एक मफरूज़े पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो और खासा पुरानी तनख्वाह पे काम करने को तैयार हो जाएंगे। 18वीं तरमीम तो खान साहब भी चाहते थे, तो पहले से भाजपा के दौर में तय था, मगर खान साहब अगर धीरे चलते, गलती पे गलती ना करते कि कभी ईरानी निज़ाम आ रहा है, कभी चाइनीज़ निज़ाम आ रहा है, कभी रियासत मदीना बन रही है, कभी तर्ज़ अमरीकी हुकूमत भी चाहिए होता है, कभी तुर्की का निज़ाम चाहिए होता है, कभी एकदम रशियन निज़ाम चाहिए होता है खान साहब को। तो खान साहब के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था ना। ये जो मैंने जितने निज़ाम गिनवाए हैं ये लीड स्टोरी के तौर पे पाकिस्तान में छपे हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। मैं अपने पास से एक लफ्ज़ एग्जूरेट नहीं कर रहा। तो आने वाले दिनों में सारी सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। अब बात है, देखिए जी, बड़ी खबर यह है, फाइट हो रही कराची में कि जी 5 कौमी असम्बली की सीटें चाहिए मुस्लिम लीग नून को और उनके अलायंस को, और 10 सूबाई असम्बली की चाहिए। अच्छा, अगर ये 10 सीटें हैं जो कि मुत्तहदा जीतती भी नहीं है, जो मुझे नहीं नज़र आता, दे दें तो इनकी क्या हैसियत रह जाएगी। और फिर शहबाज शरीफ उस सीट पर एडजस्टमेंट चाहते हैं जिस पर मुस्तफ़ा कमाल को खड़ा किया है, जो इस वक्त अपने आप को ये बता रहा है कि खालिद मकबूल को मैं बस जल्द रिप्लेस कर दूंगा। उसकी सीट पर एडजस्टमेंट अभी तक तो नहीं हुआ, नाकाम हो गई गुफ्तगू जो कल हुई। मगर अब इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि सब उसके अंगूठे के नीचे है ना, वो अगर इंटरेस्टेड है और वो चाहती है कि शहबाज शरीफ यहाँ से जीते, तो ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं, ये फारिग हो जाएंगे। और अगर खान साहब की रिहाई हो जाती है या उनके पेपर ही एक्सेप्ट हो जाते हैं, उनके देखें उनके उम्मीदवार 90% पे एक्सेप्ट हो गए हैं ना, बल्ले का निशान अगर कंटिन्यू करता है तो किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। लोग जैसा कि परसेप्शन है, जो मंजर पे नज़र आ रहा है, तो कराची तो वो पहले तो रिग्ड हुए थे, पहले तो छीने गई थी कराची की सीटें, इस बार खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सच्चाई के साथ मिल जाएंगी। फिर किसी की दाल नहीं गलनी वहाँ पर। जो मेरी मालूमात हैं, जो मैंने गौर से देखा है, जितना मैं वहाँ रहा हूँ अभी पिछले दिनों, और मैंने नोट किया ग्राउंड रियलिटीज़। अच्छा, ये मुत्तहदा लंदन जो है, MKM लंदन, इसकी अजीब सिचुएशन है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि जी सुलह हुई है, डील हुई है कि नहीं हुई है, कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, दावे तो किए जा रहे हैं, मगर ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं है। एक कोरंगी टाउन में रैली है, अच्छे खासे लोग थे, उस पर रियासत ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, तंग भी नहीं किया, ना पहले ना बाद में किसी को उठाया। एक खामोश अंडरस्टैंडिंग तो है ना कि वही 18वीं तरमीम अगर चाहिए तो सबको साथ मिला के चलना है, साथ मिला के चलने की कुछ शराइत है। मगर ग्राउंड पर कराची में, हैदराबाद में या अंदरूने सिंध, और दावा तो ये है ना कि पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे, कोई या मीडिया पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या सोशल मीडिया पे नहीं नज़र आती जिससे ये लगे कि वो इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं, कोई मुझे नहीं नज़र आई अभी तक। अच्छा, ये अनीस, मैंने बताया था ना कि अनीस एडवोकेट और रज़ा हारून पीपल्स पार्टी में चले गए। ये रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट कोई बहुत बड़े रहनुमा तो कभी भी, मतलब चाहे रहनुमा कौन होता है वहाँ ये ध्यान में रखें जिसका मीडिया परसेप्शन बन जाए, विजन के एतबार से, उसकी ग्राउंड पे वर्क के एंगल से, या
50 साल उसकी कारकर्दगी के या 10 बार असेंबली में जाने से वहाँ पर नहीं बनते लोग सीनियर रहनुमा या बड़े रहनुमा। मीडिया पर कौन कितना नज़र आता है। तो मुझे याद है कि अल्ताफ़ हुसैन पर राब गिरने से पहले रज़ा हारून को उनके अंदर मौजूद लॉबी ने, उस लॉबी की भी एक वजह थी कि इनको स्पोक्स पर्सन बना दिया था, अक्सर टीवी पे नज़र आने लगे थे, तो एक छोटा सा नाम बन गया था। अदरवाइज तो ये शायद MPA ही थे मेरे ख्याल में। फिर ये लंदन चले गए सारे वाक़यात के बाद। तो ये पहले नून से डील हो रही थी और ये दावा किया जाता है कि डील कंप्लीट हो गई थी और सब जा रहे थे साथ में, जिसमें इशरतुल अबाद भी थे, बाबर गौरी भी थे और वासे जलील भी थे और बहुत सारे थे। नदीम नुसरत का मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं पड़ता। और रज़ा हारून ने ये डील की थी, तस्वीर भी बनी थी नवाज शरीफ के साथ, मगर तस्वीर शाये कराने से इनकार कर दिया था रज़ा हारून ने कि जब तक सारे मामलात पे साइन ना हो जाएं कि सिंध के मामलात कहा जा रहा था कि नून के हम चलाएंगे, जिस पर ये एग्री कर गए थे। मगर पाकिस्तान जाके उनको शटअप कॉल दे दी इस्टेब्लिशमेंट ने कि नहीं, इनके साथ नहीं करना है, मुत्तहदा के साथ करना है। तो अब वो पीपल्स पार्टी में चले गए। अच्छा, पीपल्स पार्टी में जाकर क्या करेंगे, जो मुझे ज़रा बताते हैं, अगर सारे गए, दो की तो कोई हैसियत नहीं है कि कुछ लड़कों को, लड़कियों को नौकरी मिल जाएगी, बच्चों को कहीं दाखिले मिल जाएंगे। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि MKM का पूरा दौर देख ले उठाकर, किसी आम उर्दू स्पीकिंग को नौकरी नहीं मिली। उसमें भी इन्होंने गैरों को ज़्यादा नौकरियाँ दी या अपने घर के लोगों को नौकरियाँ दी, और उन पोस्टों पे जहाँ माल बनता था, मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारी बातें जानता हूँ, वहाँ बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे लोग। और कारकुनों को KMC में, वाटर बोर्ड में, जिनमें से बहुत सौ को निकाल भी दिया गया, इन्होंने जॉब्स दिलवाई, या मरकज़ में जो जॉब दिलवाई, जो बताने वाले बताते हैं कि अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, आम आदमी को किसी ने फायदा नहीं पहुंचाया आज तक। तो देखें आने वाले दिनों में क्या सामने आता है। इंतखाबात होते भी हैं कि नहीं होते हैं, कोई नई कहानी आ जाती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। खित्ते में क्या होने जा रहा है इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। भारत से क्या ताल्लुकात होंगे, मैंने खुद तो नहीं पढ़ा, मुझे किसी ने भेजा है कि जी मोदी ने ये जो पाकिस्तान में शोर हो रहा है भारत से ताल्लुकात, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर अपना मुतालबा दोहरा दिया है, कोई ख़त भेजा है, मैंने नहीं पढ़ा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं कल बिजी था रात, कि हाफिज सईद को हमारे हवाले करो। मेरी ज़ाती राय भी है कि हाफिज सईद को अगर हवाले नहीं कर सकते, सज़ा तो दें, जेल में तो भेजें। घर में आपने लग्जरियस उस पोजीशन पे रखा हुआ है, ऐश कर रहे हैं वो, लोगों के ख़ानदानों के नमाज जनाजा भी पढ़ाने जाते हैं, जिन ऐसे लोगों के घरों में भी नमाज जनाजा पढ़ाने गए हैं जिनके, जो इन्हीं की तरफ, तंजीम की तरफ से जिनके बच्चे गायब हैं और जिनकी लाशें मौजूद होती हैं। आखिर में पंजाब पर बात कर लेते हैं, जहाँ रोड पर रोड बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, और जगह जगह हॉस्पिटल की कहानियाँ और किस्से, स्कूलों की तामीरात। उसमें हमारे एक दोस्त ने बहुत खूबसूरत अफसरा भेजा है कि इलेक्शन तक पंजाब जो है वो एक मॉडल खिता होगा दुनिया में, ज़मीन पर, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंडरपास होंगे, ओवरहेड्स होंगे, हाईवेज होंगे, बड़े बड़े आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल होंगे और इसी तरह की दूसरी चीज़ें होंगी, मगर इंसान नहीं होंगे। बोर्ड लगे होंगे कि यहाँ कभी आबादी हुआ करती थी जो भूख से मर गई, कि यहाँ के हुक्मरान रोटी मांगने पर रोट देते थे, हॉस्पिटल की तस्वीरें भिजवा देते थे, स्कूलों के नक्शे और उनकी कंस्ट्रक्शन के तमाम मामलात भिजवा दिया करते थे, और कहते थे कि रोड खाओ, हॉस्पिटल खाओ, कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के रेट भी बढ़ गए हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पर रोज़ महंगाई हो रही है। किसान पागल हुआ पड़ा है कि उस पर लगान भी और लगा दिया गया है, कुछ और टैक्सेस नए लगाए हैं, जो बहुत बुरा हाल है किसानों का। मगर अरबों खरबों रुपए जो इंसानी तारीख में कभी ना सोचा था किसी ने कि एक ख़ास मुद्दत के लिए एक हुकूमत आएगी और पूरे मुल्क का ख़जाना लुटा देगी। तो बस मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि देखें, ये जो रोड है
और ये ओवरहेड है, अंडरपासेस है, और ये बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट जो होते हैं, इस पर कमाल। आज से कोई 20 साल पहले की बात होगी कि मैंने डॉक्टर कदीर खान मरहूम, हमारे एटम बम के बानी, उनका इंटरव्यू किया टेलीफोन पर। तो ऐसी प्रोजेक्ट्स पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है कमीशन खाने के लिए होते हैं, इनका एक ही मसरफ होता है। उन्होंने कराची की मिसाल दी, अयूब मुशर्रफ के दौर का उरूज था MKM का। उनका कि तुम कराची में देखो जगह जगह अंडरपास बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लियारी एक्सप्रेस, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे वो। मगर नीचे उतर के जाओगे तो गलियां वैसी टूटी हुई हैं और कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि गलियां बनाने में अवाम को फ़ायदा होता है, हुक्मरानों को नहीं होता। कचरा उठाने में अवाम को फ़ायदा होता है, हुक्मरानों को नहीं होता। वो अपने आराम का कचरा उठवा लेते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट में पैसे बनते हैं, बड़े बड़े पैसे बनते हैं, और बहुत तरीके से पैसे बनते हैं कि ठेके दे दिए। देखे ना, शहबाज शरीफ ने 56 कंपनियां बनाई थी, सबको पता है बनाई थी, मगर लीगल पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें होता है क्या है कि आफाक को हायर कर लिया कि आफाक आपने 40% खाना है, 30% मेरा जमा करा देना है बाहर, 10% तुमने लेना है। अब वो पकड़े जाएंगे तो आफाक पकड़े जाएंगे। और मैं ऐसे दर्जनों को लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिन्होंने लगाए हुए, और अपने पंटरों को वो यहीं से, अमेरिका में एक साहब, एक पंटर है एक टेलीविज़न के, उनके छोटे भाई को या बड़े भाई को कनाडा से ले गए, और वो CO, वो यहाँ पे, और उनको CO बना दिया वहाँ पर। तो मुझे हंसी निकल गई जब किसी ने बताया कि जब वो उन पर बुरा वक्त आएगा और गबन और माल पकड़े जाने की कहानियां सामने आएंगी, तो फिर पता चलेगा कि वो तो ये साहब थे जिनके नाम पे धंधा चल रहा था, और वो साहब जिनका असल है वो हाथ जड़ के खड़े हो जाएंगे। तो ये मेगा प्रोजेक्ट जो है, ये लगाए इसलिए जाते हैं कि माल बनाया जाए, खाया जाए। अच्छा, ये पूरा नेक्सस है 8-10 लोगों का पंजाब में इस वक्त, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान में 75 साल से हो रहा है, और अभी होता रहेगा, क्योंकि आप नहीं उठना चाहते, आप जागना नहीं चाहते। आप भूख से मर सकते हैं, अपने बच्चों को बिलखता हुआ देख सकते हैं, आप उनके बच्चों को बिलखता हुआ भी देखने को तैयार हैं, मगर आपको अपनी जान की बहुत परवाह है, बहुत फिक्र है कि कहीं ये बाइज्जत तरीके से ना निकल जाए, क्योंकि इससे सकना होता है, इसने जलील और रुस्वा होना है अभी। तो जब जहनी हालत ये हो तो कोई तब्दीली नहीं आती। आज के लिए इंशाल्लाह कल आपसे गुफ्तगू हुई। अल्लाह हाफ़िज़।